हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले भी आपके इसी चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी का एक सीरीज कंप्लीट की गई है, जिसमें लाइन बाय लाइन आपको पूरी पुस्तक को पढ़ाया गया है। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुक्ल जी की जो वीडियो सीरीज़ लाई गई थी, उसमें 30 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आपकी बुक जो है वो कंप्लीट कराई गई है। अब ये एक नए क्लेवर में वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है। अगर आपको आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। और यह सीरीज सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड राजस्थान, कहीं की भी कोई भी तैयारी हिंदी साहित्य से रिलेटेड अगर कर रहे हैं, तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना ही पढ़ना है। और पुस्तक को अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, तो उनके तथ्यों को कैसे आप रिवाइज करें, किन किन तथ्यों को आपको अपने दिमाग में बसाना है, ये सभी इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में या इस सीरीज में आप कह सकते हैं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताया जाएगा। वैसे तो शुक्ल जी की पूरी पुस्तक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी तुलना समझ लीजिए गीता से की गई है, कि जिस प्रकार धार्मिक ग्रंथों में आपकी पुस्तक गीता इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से यह भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो सभी को इस पुस्तक को पढ़ना है, तो सभी साथ में इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट कथनों के साथ, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ इस प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ेंगे कि जिससे हमारे अंदर समझ भी डेवलप होती जाए। और जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी, क्योंकि इसमें तथ्यों को क्रम से सजाया जा रहा है, तथ्यों को क्रम से बताया जा रहा है। और जब तथ्यों को क्रम से बताया जाएगा, तो उस काल की, जिस काल के विषय में बात होगी, उस काल की प्रवृत्तियाँ, उस काल की चीज़ें आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन क्रम से सेट होती जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शुक्ल जी के इस नए क्लेवर में आपको क्या सीखने को मिलता है। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे तो आप एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और बताएं कि इस सेशन को आगे चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। तो देखते हैं सबसे पहले हम भूमिका, क्योंकि शुक्ल जी के पुस्तक की भूमिका, कालक्रम, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर काल विभाजन किया गया है, इसके बाद जो 4 कालों में बांटा गया है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो भूमिका से देखते हैं कि प्रथम संस्करण के वक्तव्य के विषय में शुक्ल जी का क्या कथन है। तो क्या कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से याद रखना आपको कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो वृत्त संग्रह आया था हिंदी कवियों का, वो 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 1833 ईस्वी शिव सिंह सेंगर का। उसके पीछे 1889 में डॉक्टर, जो कि अब सर नाम से प्रचलित हैं, ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इन्होंने, ग्रियर्सन ने क्या कहा, ग्रियर्सन ने मॉडर्न के विषय में कहा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों निम्नलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो 900 से 911 तक 11 साल के अंदर हिंदी साहित्य की जो आधार है उसे खोजा गया, उन पुस्तकों को खोजा गया, उन अज्ञात कवियों को खोजा गया, उनके रचना को खोजा गया। ये सब 8 रिपोर्टों में प्रकाशित की गई है।
और सन 1913 ईस्वी में, इसके बाद जब 1900 से 1911 तक ये सब कार्यक्रम चला, तो इसका उपयोग किसने किया? मिश्र बंधु ने सबसे पहले किया। श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया गया। तो ये भी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद जो है उसका समय क्या है। तो आपको पता है कि 1913 में इन्होंने मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक जो कवि वृत्त संग्रह है उसका संकलन किया है और इसे 3 भागों में निकाला है। तो यहाँ से ये भी हो गया। तो देखिए आपको क्या क्या मिला। ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर मिला जो कि 1889 में लिखा गया। 1833 में शिव सिंह सेंगर का कवि वृत्त संग्रह मिला। इसके बाद 1900 से 1911 के बीच में 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों का नाम छपा, नाम निकाला गया, उनकी खोज की गई। 1913 में मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया जो कि 3 भागों में प्रकाशित किया गया। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट तथ्य थे। और इस प्रकार से जिन बच्चों को पुस्तक में इम्पोर्टेंट कथनों को पहचानना नहीं आता उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। वो इसके माध्यम से अपनी पुस्तक में इम्पॉर्टेंट कथन को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे वो दोबारा रिवीजन के समय उसे देख सकें। इसके बाद देखते हैं आगे है कि इसके बाद जब हिंदी शब्द सागर लिखा जाने लगा तो उसके समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। बताया गया कि जब इतना बड़ा पुस्तक हिंदी शब्द सागर जब उसे निकाला गया तो ये हुआ कि इसमें भाषा और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ इसे भूमिका में बताया जाए। इसीलिए शुक्ल जी को यह काम सौंपा गया और नियत समय के भीतर ही इस इतिहास को लिखकर पूरा करना पड़ा जो कि आप पढ़ रहे हैं। एक नियत समय दिया गया, उस नियत समय के अंदर शुक्ल जी को इसकी भूमिका के रूप में इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी जो कि बाद में एक इतिहास बन गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। आगे देखेंगे। काल विभागों के विषय में बताया गया है इसमें कि किस प्रकार से किसी निर्दिष्ट सामान्य लक्षण को लेकर एक काल का निर्माण किया गया है। उस काल में एक प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता अधिक है, चाहे अन्य कालों में भी उसमें रचनाएं मिली हैं, उस विधा में उस तरीके की रचनाएं मिली हैं, पर परिमाण में वो प्रथम के बराबर नहीं है। तो ये समझने के लिए हमने इतना बता दिया कि इस आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। तो काल विभाजन के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं सबसे पहले कि आदिकाल के विषय में कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। यहाँ से ये भी पता चला आपको कि वीरगाथा काल किसने रखा है नाम? शुक्ल जी ने। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है शुक्ल जी ने और इस काल के भीतर शुक्ल जी को 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले मिलती है अपभ्रंश की रचनाएं, दूसरी है देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे है कि जो ये अपभ्रंश की पुस्तकें हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। उनका उल्लेख सिर्फ यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। तो इसमें आपको अपभ्रंश और देश भाषा 2 प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी आदिकाल में, जिसमें से शुक्ल जी ने बताया कि अपभ्रंश की जो भी पुस्तकें मिली हैं वो धर्म तत्व संबंधी पुस्तकें हैं, वो साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये सिर्फ ये बताने के लिए पुस्तकों का उल्लेख किया जा रहा है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा। और जो इसमें इस प्रकार में पुस्तकें मिली हैं उसमें से केवल साहित्यिक पुस्तक केवल 4 हैं। तो ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं, सिर्फ 4 पुस्तकें अपभ्रंश की ऐसी हैं जो साहित्यिक श्रेणी में आती हैं। तो कौन कौन सी हैं? विजय पाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ये 4 रचनाएं हैं, विजय पाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आगे देखते हैं। आगे है देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकों को आधार बनाकर आदिकाल का नाम रखा है वीरगाथा काल शुक्ल जी ने। तो 8 जो देश भाषा काव्य हैं वो क्या हैं?
खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो अगर आप इसे क्रम से याद रखेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी आदिकाल के विषय में। तो पहला है खुमान रासो, यानी 3 रासों की चर्चा हुई है, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, फिर है प्रमाल रासो, इसके बाद है खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो 8 ये ग्रंथ हो गए जो कि देश भाषा के ग्रंथ हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। तो इन्होंने आदिकाल का निर्धारण करने में टोटल 12 पुस्तकों का जिक्र किया है, जिसमें से 4 है आपकी अपभ्रंश की और 8 है देश भाषा। और बीसल, देखिए इन्होंने क्या बताया कि इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। तो अंतिम 2 में कौन कौन सी ग्रंथ थी? अमीर खुसरो की पहेलियाँ थी, विद्यापति की पदावली थी। इन दोनों को छोड़ दिया जाए और बीसल देव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं, इसीलिए शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। तो यहाँ से ये भी आपको पता चल गया। अभी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते तो शायद इतनी समझ नहीं डेवलप हो पाती। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उस काल के विषय में अच्छे से बता पाएंगे। यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा ज़रूर देखिए। आगे है कि मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। तो आदिकाल के भीतर किन किन पुस्तकों के विषय में मिस्र बंधुओं ने चर्चा की, ये देखते हैं। उन्होंने लिया है भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमाल, समंतसार, पत्ताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ चौपई, उवयस माला या उपदेश माला। तो इतने यानी 10 पुस्तकों को और सम्मिलित किया है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल में, जिसमें से आपने देखा कि भगवत गीता है, वृद्ध नवकार है, वर्तमाल है, सम्मतसार है, पत्ताली है, अनन्य योग है, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ चौपई, उवयस माला या उपदेश माला। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृतिक भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वह यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 से 500 के भीतर बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कौन सी पुस्तक है, कौन सा पद्य है? तो तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई इसे 1000 और या फिर 500 संवत के आसपास का बताए तो भी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आगे हम देखते हैं। ये किस में लिखा है? भगवत गीता में लिखा है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जो शेष 9 पुस्तकें हैं जो मिस्र बंधुओं ने चर्चा की है, उनमें से लगभग तत्व निरूपण, धर्म निरूपण, इन्हीं सब पर पुस्तकें लिखी गई हैं, इसीलिए ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। और शुक्ल जी कहते हैं कि यदि ये साहित्य की पुस्तकें होती भी तो भी मेरे नामकरण में जो मैंने नाम रखा वीर गाथा काल, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकती। आगे है शुक्ल जी कहते हैं कि इसी प्रकार भक्ति काल के भीतर भी जो 2 काव्य धाराएं चली, निर्गुण धारा और सगुण धारा, वह भी साहित्यिक प्रवृत्तियों को ही ध्यान में रखकर बांटा गया है।
प्रत्येक धारा की आगे भी दो दो शाखाएं लक्षित हुई हैं, जैसे निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की प्रवृत्तियां, जिस प्रकार के रचनाओं में प्रवृत्तियां झलकती हैं, उसी प्रकार से शुक्ल जी ने उसे नाम दिया है। आगे देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं। कहते हैं मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनेद से ही लिए हैं। तो शुक्ल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अपने इतिहास को, ये समझ लीजिए कथन है शुक्ल जी का अपनी पुस्तक के विषय में, हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्था ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो यह भी याद रखिए कि मिश्र बंधु विनोद से ही, जो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के परिचय लिए गए हैं, वो मिश्र बंधु विनोद से हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इन्होंने क्या कहा कि रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक जो विशेषता को मैंने दिखाया है, जो संक्षिप्त उस पर विचार प्रकट किया है, वो उस काल के दिग्दर्शन मात्र के लिए है। आगे है कि आधुनिक काल के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। जो पद्य में लिखा जा रहा था उसे गद्य में लिखा जाने की जो घटना है, वो आधुनिक काल की सबसे पहली जो है, सबसे अच्छी प्रधान साहित्यिक घटना है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। तो यह भी आप याद रखिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसका नाम क्या था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम था इसका, जो कि 1929 में निकला था। इसके बाद है मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। शुक्ल जी के इतिहास के पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह नाम दिया है, यह भी आप याद रखिए। चाहे वो मिश्र बंधु विनोद की हो, चाहे वो ग्रियर्सन की हो, जो भी उसके पहले साहित्यिक रचनाएं की गई थी, जो भी साहित्य को संकलन किया गया था, साहित्यिक रचनाओं और रचनाकारों का संकलन किया गया था, उसे शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह नाम दिया था। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही सहायता लिया है। आगे है कि राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो इसके अलावा शुक्ल जी ने इन पुस्तकों का भी सहारा लिया है अपने इतिहास को लिखने में। तो ये भी याद रखिए कि और किन किन पुस्तकों का सहारा लिया, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी अपने इतिहास को लिखने के लिए जब इन्होंने शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी का विकास नामक भूमिका जब लिखा, तो उसमें किन पुस्तकों का सहारा लिया, तो सबसे ज़्यादा किसका सहारा लिया, मिश्र बंधु विनोद का। इसके अलावा भी हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार का भी सहारा लिया है इन्होंने। आगे है कि पुराने मित्र, शुक्ल जी के जो पुराने मित्र हैं केदारनाथ पाठक, वो आधुनिक काल लिखने के संदर्भ में काम आए हैं, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना धन्यवाद देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। तो इसे समझाने के लिए, सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए ही इतना पूरा लिया गया है लाइन, कि धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शुक्ल जी ने अपने किस मित्र के संदर्भ में यह बात कही। तो
तो ये किसके संदर्भ में कही? पंडित केदारनाथ पाठक के संदर्भ में, कि वे धन्यवाद को एक बदमाशी समझते हैं। उनसे हम जितना उनका योगदान रहा है इस पुस्तक में आधुनिक काल को लिखने में, मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह सकता। आपके पास भी अगर ऐसा कोई मित्र है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए कि जिसे आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, यानी वो धन्यवाद को अच्छा नहीं समझते। इसके बाद है दूसरी भूमिका जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण में थी, उसमें 2 बातें हैं। तो 2 बातें कौन सी हैं? तो सबसे पहले है कि आदिकाल के भीतर ब्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं, जैसा कि आपने पीछे ही देखा कि शुक्ल जी ने क्या बताया कि इस पुस्तक को यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसे मुझे जल्दबाजी में लिखना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि आगे जब इसे देखा गया तो इसमें कुछ चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता हुई। तो इसमें 2 चीज़ें शुक्ल जी प्रवर्धित संस्करण में बताते हैं कि 2 चीज़ें मुझे करनी पड़ी। तो क्या क्या करना पड़ा? पहला कि आदिकाल के भीतर जो ब्रजयानी सिद्ध हैं और नाथपंथी हैं उनके परंपरा को काफ़ी विस्तार से दिखाना पड़ा, जिससे ये पता लग सके कि किस प्रकार से कबीर जी ने इसकी सहायता लेकर अपने निर्गुण संत मत का प्रचार किया था। जैसे समझ लीजिए कि सिद्ध और नाथ के लिए, नाथ जो हैं वो कबीर जी के लिए निर्गुण पंथ के लिए पहले से ही रास्ता बना चुके थे। ये पहले उद्देश्य हो गए। और दूसरा उद्देश्य शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो इन दोनों बातों को डिफाइन करने के लिए ही प्रवर्धित संस्करण में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। जो आप इस संस्करण को पढ़ रहे हैं इसमें रामानंद और नामदेव पर भी काफ़ी अच्छे से विस्तार से थोड़ा सा बातचीत की गई है। अब है काल विभाग। तो काल विभाग तक यानी भूमिका और काल विभाग यहाँ तक हम एक वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आदिकाल को 2 वीडियो या 3 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इसी प्रकार से कम वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा साहित्य देखने को मिलेगा। एक नए क्लेवर में, एक नए आइडिया के साथ आपको देखने को मिलेगा। इनके तथ्यों को समझने को मिलेगा। एग्जाम में जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, छूटेगा इसमें कुछ भी नहीं। तो देखते हैं काल विभाग में शुक्ल जी क्या कहते हैं। सबसे पहली लाइन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इंटरव्यू वाले छात्र भी इसे अच्छे से ध्यान रखें कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, संचित किया गया प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति जो है उसके परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कैसे परिवर्तन हुआ? जैसे आदिकाल चल रहा था तो जनता की चित्तवृत्ति चेंज होती गई, तो क्या आया? भक्ति काल। यानी आदिकाल के बाद समय और परिस्थितियां चेंज हुई, जनता का रुझान भक्ति की तरफ गया। तो यहाँ से चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। आदिकाल चल रहा था, अब धीरे धीरे भक्ति काल की तरफ लोग गए, तो साहित्य का जो स्वरूप है वो भक्ति काल ले लिया, भक्ति ले लिया, धार्मिक चीजें वहां पर होने लगी। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, यानी आपके आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक उस समय तक की जो चित्तवृत्तियां थी उनको परखते हुए
साहित्य का सामंजस्य उनमें दिखाया गया और साहित्य को उसी अनुसार से आगे विकास के क्रम में दिखाया गया और यही सब दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब है कि जनता की चित्त वृत्ति जो है वो कैसे अचानक से परिवर्तित होती है, इसके विषय में भी शुक्ल जी ने बता दिया है कि जो जनता की चित्त वृत्ति है वो बहुत कुछ राजनीतिक संदर्भ में, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो इस पर किस पर अस्थायी रहती जनता की चित्तवृत्ति? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक चित्तवृत्ति, धार्मिक जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार जनता की चित्तवृत्ति बदलती रहती है। और इसीलिए आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को इन 4 कालों में विभाजित भी करना पड़ा। आगे देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है। तो क्या क्या काल है? आदि काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। इसका समय संवत 1050 से 1375 माना है शुक्ल जी ने। इसके बाद है पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम भक्ति काल है। 1375 से 1700 ईस्वी से माना गया है। शुक्ल जी ने इसका समय माना है 1375 से 1700। आगे उत्तर मध्यकाल को, जिसका नाम रीतिकाल है, इसको संवत 1700 से 1900 शुक्ल जी ने माना है। आधुनिक काल को गद्य काल संवत 1900 से 1984 ईस्वी माना गया है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल और रीतिकाल को भक्ति काल, रीतिकाल कहा और वीर गाथा काल आदिकाल को कहा, गद्य काल आधुनिक काल को कहा। तो ये रहा काल विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संवत आपको याद रखना है कि समय क्या से क्या रहा। तो 1050 से 1375 तक वीर गाथा काल, 1375 से 1700 भक्ति काल, 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से 1984 गद्य काल। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि रचनाओं की जो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। ये जो नामकरण है वो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार है। जैसे अगर वीर गीतात्मक चीज़ें हुई हैं तो वो आदिकाल के अंतर्गत रखी गई हैं। भक्ति काल जो धार्मिक रचनाएं हुई हैं वो उनको भक्ति काल। इस प्रकार से इनका नामकरण इनकी प्रवृत्तियों के अनुसार किया गया है, ये भी आप याद रखिए। पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। तो आप देखिए, ये भी मत समझिए कि आदिकाल अगर कंप्लीट हुआ, जब से भक्ति काल स्टार्ट हुआ तो उसमें वीर गीतात्मक रचनाएं नहीं हुई हैं, उसमें भी हुई हैं, पर वो पहले काल की अपेक्षा परिमाण में बहुत ही कम है। ये चीज़ें हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा, भूमिका देखा शुक्ल जी का, भूमिका से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपने देखा संशोधित प्रवर्धित जो भूमिका है, उसमें पुस्तक है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की गई। इसके बाद आपने देखा काल विभाग शुक्ल जी ने किस प्रकार किया है। अब इन्हीं कालों को आपको आगे पढ़ना है। आदिकाल को भी शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में डिवाइड किया है। इसी प्रकार से सभी कालों को कई प्रकरणों में डिवाइड किया है और आपको उन प्रकरण से सभी से इम्पॉर्टेंट तथ्यों का संकलन आगे की वीडियो में मिलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये समझाने का जो तरीका है, जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे आपको कथन भी तैयार हो जाए और कम चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़े और आपके दिमाग में एक खाका भी तैयार हो जाए, तो ये कितना सफल रहा ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।